Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एनके मैथ्स पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे थे अपन परमाणु मॉडल्स की, जिसमें हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो मैक्स प्लांक के सिद्धांत को, या मैक्स प्लांक की जो तरंग समीकरण थी, मैक्स की जो समीकरण थी, उसको समझाने में वह असफल रहा, और इसी असफलता के कारण उनके परमाणु प्रतिरूप, उनके एटॉमिक मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया। तो देखिए, नील्स बोर आए उसके बाद में। नील्स बोर ने क्या किया? तो देखिए, नील्स बोर ने सन 1913 में जो नया मॉडल आया वो किसका आया? नील्स और बोर का। नील्स बोहर, इसको बोहर भी कहते हैं, कई जगह बोर भी कहते हैं। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो देखिए, नील्स बोर ने क्या किया? नील्स बोर ने ये परमाणु मॉडल दिया सन 1913 में, 1913 में। सन याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल किस सन में प्रतिपादित किया गया था। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल है वो सन 1913 में प्रतिपादित किया गया था। यह मॉडल किस पे आधारित था? यह मॉडल किस पर आधारित था? तो आपको पता होना चाहिए, आइंस्टीन का जो क्वांटम सिद्धांत था, आइंस्टीन का जो किरण क्वांटम सिद्धांत था, उसके आधारित यह मॉडल था। तो ध्यान रखिए, नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो किस पर आधारित था? आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत, किरण क्वांटम सिद्धांत बोल दो, या इसको क्वांटम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था कौन? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन यहां से बनता है कि नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था वो किस पे आधारित था? तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल किस पे आधारित था? आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत पर। इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि कैसे इन्होंने कार्य किया। तो देखिए, इन्होंने क्या किया? नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के सिद्धांत का प्रयोग कर, नील्स बोर ने क्या किया? मैक्स प्लांक के सिद्धांत का प्रयोग कर रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां थी, उन कमियों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि इन्होंने क्या किया? नील्स बोर ने मैक्स प्लांक का जो सिद्धांत था उसका इन्होंने यूज किया, और इन्होंने मैक्स प्लांक के सिद्धांत का यूज करके रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप था, परमाणु मॉडल था रदरफोर्ड का, उसमें जो कमियां थी उन कमियों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, और अंततः काफी हद तक नील्स और बोर इसमें सक्सेस भी हुए, सफल भी हुए। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि नील्स बोर ने बताया कि जो परमाणु होता है उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी एक बात से तो ये अभी भी सहमत थे, यानी नील्स और बोर रदरफोर्ड की एक बात से सहमत थे कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के बीच में जो उसका केंद्रक होता है, उसको, जिसमें धनावेश समाहित रहता है, परमाणु के मध्य में जो केंद्रक होता है जिसमें संपूर्ण धनावेश निहित होता है, जिसको रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था? नाभिक। रदरफोर्ड ने जिसको नाभिक नाम दिया था, तो नील्स और बोर ने भी इसको किस नाम से दिया? नाभिक के नाम से ही यूज किया। तो नील्स और बोर ने बताया कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वृत्ताकार कक्षाओं में गतिशील रहते हैं,
चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात किसने, रदरफोर्ड ने भी कही थी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। आगे देखो, इन कक्षाओं को नील्स और बोर ने क्या किया, इन कक्षाओं को KLMN इस प्रकार से नॉमिनेट किया, नामित किया। देखिए क्या किया इन्होंने, रदरफोर्ड ने क्या, ये नील्स और बोर ने क्या किया, देखो नील्स और बोर ने बताया ये तो हो गया परमाणु का नाभिक, ये हो गई पहली कक्षा, ये हो गई दूसरी कक्षा, ये हो गई इसकी तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि ये तो क्या है, इसका नाभिक है, ये तो क्या है, इसका नाभिक है, और ये जो है ये पहली कक्षा, इस पहली कक्षा को उन्होंने नाम दिया क्या, के। जो नाभिक के जस्ट पास वाली कक्षा है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, के नाम दिया। दूसरी कक्षा को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, एल नाम दिया। इसके बाद में तीसरी कक्षा को उन्होंने नाम दिया एम और चौथी कक्षा को उन्होंने नाम दिया एन, यानी कि KLMN। नाभिक की निकटता से उन्होंने कक्षाओं को नामकरण किया, पहली कक्षा को के से, दूसरी को एल से, तीसरी कक्षा को एम से और चौथी कक्षा को एन से उन्होंने नॉमिनेट किया। यहां पर आप इनको KLMN की जगह, इस KLMN की जगह आप इनको 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। आप KLMN, ये कोई फुल फॉर्म वगैरह कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये केवल उन्होंने ऐसे नॉमिनेट किया था कक्षाओं को। तो KLMN या इनको 1 2 3 4 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा भी कह सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि नाभिक के नजदीक वाली, नाभिक के नजदीक वाली जो पहली कक्षा है उसको अपन K कहेंगे, दूसरी कक्षा को L कहेंगे, तीसरी कक्षा को M कहेंगे और चौथी कक्षा को N कहेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से इन संख्याओं को नॉमिनेट किया। फिर देखो इन्होंने एक चीज और भी बताई, इन्होंने बताया कि इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2n²। इन्होंने क्या बताया कि किसी भी कक्षा में, अब किसी भी कक्षा में तो उसको अपन क्या मान लेते हैं, कक्षा को n, किसी भी कक्षा में अधिकतम, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे आकलित की जाती है, किससे पता लगाई जा सकती है, 2n² से। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। ये ऐसे अपन पता कर सकते हैं। तो देखिए अपन करते हैं, सबसे पहले यहां पर अपन लेते हैं, देखिए यहां पर अपन लेते हैं कक्षा और यहां पे लेते हैं क्रमांक और इसमें अपन लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए कक्षा लेते हैं अपन K जिसका क्रमांक क्या होगा, 1। कक्षा हमने ले ली K जिसका क्रमांक क्या होगा, 1 होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अपन किससे बताएंगे, 2n² से। हल करें इसको तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, 1 × 1 इक्वल क्या हो जाएगा 2। तो पहली कक्षा में फाइनली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। इसके बाद करें पर बात किसकी, दूसरी कक्षा की, किसकी, L की, जिसका क्रमांक क्या होगा, जिसका क्रमांक होगा 2। अगर अपन इसकी बात करें तो देखिए वही 2 × n का मान n का मान कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 कितना हो गया 8। तो फाइनली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। इसके बाद में अपन बात करें कक्षा m की, अगर कक्षा m की बात करें तो इसका क्रमांक कितना हो गया 3,
तो 2 इंटू 3 स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 18 यानी तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 18 होंगे। फिर अपन बात करें इसी में देखें अपन तो अपन कक्षा ले ले कौन सी n, अगर कक्षा n ले ले तो उसका क्रमांक क्या है 4 नंबर, तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर से 2 इंटू n का मान 4, 4 का स्क्वायर तो 2 इंटू 4 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 8 चौक 32 तो फाइनली कितने होंगे 32। इस प्रकार उन्होंने बताया कि किसी भी कक्षा में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी हो सकती है 2n स्क्वायर, तो k n m और ये n कक्षा, तो इनका क्रमांक ले लिया k l m n को 1 2 3 4। इस प्रकार से n यहाँ पर क्या है कक्षाओं की संख्या, कक्षा का क्रमांक। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 2, यानी पहली कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। बात करें अपन सेकंड में तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8, तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और इसी प्रकार चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 32। ऐसा बताया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या का इस प्रकार पता कर सकते हैं कि कौन से कक्ष में या कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखिए, अब जो एक अच्छी बात है वो ये है कि नील्स बोर ने क्या किया, ये जो कक्षाएं थी इन कक्षाओं में नील्स बोर ने इनको नाम दिया। नाम क्या दिया, नील्स बोर ने इन कक्षाओं को कहा, कक्षा तो कहा ही, इसके अलावा नील्स बोर ने इनको कोष भी कहा, कोष भी कहा और कोष के अलावा नील्स बोर ने इनको ऊर्जा स्तर भी कहा। ऊर्जा स्तर एनर्जी स्टेट, ऊर्जा स्तर मींस एनर्जी स्टेट। नील्स बोर ने इन कक्षाओं को कक्षा तो कहा ही, कोष भी कहा और कोष के अलावा इनको एनर्जी स्टेट ऊर्जा स्तर के नाम से भी संबोधित किया। अब नील्स बोर ने क्या बताया, नील्स बोर ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई जो कि रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमी को दूर भी करती है। नील्स बोर ने बताया, क्या बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नील्स बोर ने क्या बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंट, कोणीय संवेग क्या होता है NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। दोबारा सुनिए, क्या बताया नील्स बोर ने कि इलेक्ट्रॉन परमाणु की केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन कक्षाओं का एंगुलर मोमेंट कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। NH/2π का पूर्ण गुणज, NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसको ये एंगुलर मोमेंट है जिसमें कोणीय संवेग कहते हैं। तो प्रत्येक कक्षा का जहां पर इलेक्ट्रॉनों को मूवमेंट करना है उनका कोणीय संवेग क्या होना चाहिए NH/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। किसका, कक्षाओं का जो कोणीय संवेग है NH/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। अब यहां पर बात करते हैं तो कोणीय संवेग की बात करें तो ये होता है mvr इक्वल NH/2π, mvr इक्वल NH/2π। अब यहां पर बात करें कि ये है क्या, कोणीय संवेग को दर्शाते हैं mvr से और NH/2π इसका पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो देखिए कक्षा का पूर्ण गुणज होना इसका आवश्यक डिजिट का। अब देखिए m यहां पर क्या है, m है यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m क्या है यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ध्यान से सुनिएगा, m यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जबकि v क्या है यहां पर, v है यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से सुनिएगा, m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या है इलेक्ट्रॉन का वेग और r क्या है,
आर है कक्षा की त्रिज्या, आर क्या है, कक्षा की त्रिज्या। बात करें अपन एन, एन क्या है, एन क्या है, कक्षाओं की संख्या, एन क्या है, कक्षाओं की संख्या, एन यहां पर क्या है, कक्षाओं की संख्या। एच, एच यहां पर क्या है, प्लांक स्थिरांक, एच यहां पर क्या है, प्लांक स्थिरांक। ध्यान से सुनिएगा, एच यहां पर प्लांक स्थिरांक है, एन कक्षाओं की संख्या है, एच यहां पर प्लांक स्थिरांक है। आपको पता होना चाहिए कि प्लांक स्थिरांक जो h होता है, ये कई बार पूछा जाता है, प्लांक स्थिरांक h का मान क्या होता है, प्लांक स्थिरांक h का मान क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए प्लांक स्थिरांक h का मान 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये देखो हिंदी में लिख देता हूं मैं, जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांक स्थिरांक h का मान 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। कई एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। इसमें ये जो जिसका जो यूनिट है, मात्रक है, ये भी अच्छे से आपको याद होना चाहिए। मैथमेटिकल नंबर कई बार सेम दे देता है, मात्रक को बदल देता है, ऑप्शन में आपको कुछ थोड़ा सा भी चेंजिंग मिलता है तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए इसको पूरे मात्रक सहित और डिजिट सहित अच्छे से याद रखना है। तो ये प्लांक स्थिरांक हो गया। तो ये था नील्स बोर का सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका एंगुलर मोमेंट, कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होगा। इसके बाद में देखो, इसके बाद में बोर ने क्या बताया, इसके बाद में चलते हैं अपन, तो आगे बढ़े अपन। तो नील्स बोर ने बताया कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की, प्रत्येक ऊर्जा स्तर की निश्चित ऊर्जा होती है। नील्स बोर ने क्या बताया कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की एक निश्चित ऊर्जा होती है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहां पे आपको लिखते हुए चलता हूं और आप इनको अच्छे से समझना है। तो देखिए, तो नील्स बोर ने बताया कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की निश्चित ऊर्जा होती है, प्रत्येक ऊर्जा स्तर की निश्चित ऊर्जा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने बता दिया कि प्रत्येक जो ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर का मतलब आपको मैं बता चुका हूं, एनर्जी लेवल, एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल। ये किसको कहा था उन्होंने, नील्स बोर ने? कक्षाओं को कहा था, कक्षों को कहा था, कोष को कहा था। यानी कक्षा बोल दो चाहे ऊर्जा स्तर बोल दो, एक ही बात है। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा की निश्चित ऊर्जा होती है या प्रत्येक ऊर्जा स्तर की निश्चित ऊर्जा होती है। नाभिक के जो नजदीक वाला ऊर्जा स्तर होता है, नाभिक वाला जो नजदीक वाला ऊर्जा स्तर होता है, उसका एनर्जी लेवल कम होता है, उसकी ऊर्जा कम होती है। देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नाभिक के नजदीक, नाभिक के नजदीक वाले ऊर्जा स्तर, नाभिक के नजदीक वाले ऊर्जा स्तर, जिसको अपन कक्षा भी कह सकते हैं, नाभिक के नजदीक वाले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कम होती है। नाभिक के नजदीक वाले ऊर्जा स्तर यानी कक्षा की ऊर्जा कम होती है। नाभिक के जो नजदीक होता है, तो नाभिक के नजदीक कौन सी क्लास होती है, कौन सा एनर्जी लेवल होता है, कौन सी कक्षा होती है, कौन सा कोष होता है, के। कौन सा होता है, के। तो नाभिक के नजदीक जो ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, जबकि सबसे दूर जो नाभिक से कोष है, सबसे दूर वाले कोष की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो यहां पर अगला पॉइंट, जबकि
नाभिक के सबसे दूर वाले कोष बोल दो चाहे ऊर्जा स्तर बोल दो कि ऊर्जा, इसको ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, कक्षा भी कह सकते हैं, कोष भी कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। तो सबसे दूर वाले कोष की ऊर्जा अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट तथ्य है ये कि नाभिक के नजदीक वाले जो कक्षा है उसकी ऊर्जा कम होगी, जबकि नाभिक के सबसे दूर जो कक्षा है, सबसे दूर जो कोष है, उसकी ऊर्जा अधिक होगी। अब देखो यहां पर जो बात आती है उसको ध्यान से समझना है। क्या बताया था, रदरफोर्ड क्यों असफल हुए, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो क्यों असफल हुआ। तो देखिए उससे मैं समझाऊं, उससे पहले देखिए नील्स बोर ने क्या बताया। नील्स बोर ने बताया कि स्थायी कक्षा में घूमते हुए या घूमते समय इलेक्ट्रॉन, स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ध्यान से सुनिएगा, नील्स बोर ने क्या बताया, नील्स बोर ने बताया कि स्थायी कक्षा में घूमते हुए, मूवमेंट करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं और इसीलिए परमाणु का स्थायित्व बरकरार रहता है, बना रहता है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बात बताई इन्होंने, इसको ऊपर लिखते हैं। उन्होंने बताया कि, उन्होंने क्या बताया फिर से सुनो, कि स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। अब देखिए रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड इसकी व्याख्या करने में असफल रहे थे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और करते हैं। तो फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि उनके अनुसार अपन देखें तो कल भी मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जैसे ही वो चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो एक स्थिति में वो इलेक्ट्रॉन कहां आकर के गिर जाएंगे, नाभिक में समाहित हो जाएंगे और नाभिक का क्या हो जाएगा, नाभिक में समाहित होते ही परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाएगा। स्थायित्व ही नहीं, परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसकी व्याख्या वो नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने ये कहा कि कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी ह्रास करते हैं, एनर्जी लॉस करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। जबकि नील्स और बोर इसको समझाने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि कक्षा में घूमते हुए, स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन कभी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं तो परमाणु का जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम है, वो बनी रहती है। इसके बाद में देखो उन्होंने बताया कि यदि, आगे नील्स बोर ने क्या बताया, यदि परमाणु को बाहर से, किसी बाहरी स्रोत से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाए, यदि परमाणु को किसी बाहरी स्रोत से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाए तो क्या होगा, तो उपयुक्त ऊर्जा मिलते ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड होगा, उत्तेजित होगा और वो अपने से अपर क्लास में या अपने से हाई लेवल ऊर्जा स्तर में
क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ये उन्होंने बताया। लेकिन वहां भी ये ज्यादा देर तक नहीं रुकता है, वहां भी ये ज्यादा देर तक नहीं रुकता है, लगभग 10 की घात -8 सेकंड तक ही वहां पर ये रुकता है और फिर से ये अपनी निचले वाली क्लास में यानी कम ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में लौट आता है। तो देखिए क्या बताया इन्होंने, आगे बताया नील्स बोर ने कि यदि परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाए तो वो क्या करता है, कोई मान लीजिए उस परमाणु को बाहर से यानी अंदर से कोई एनर्जी नहीं होगी, बाहरी स्रोत से कोई एनर्जी मिल जाए तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी उत्तेजित हो जाता है और वो अपनी निश्चित कक्षा को छोड़ करके क्या हो जाता है, उत्तेजित होकर के वहां से वो क्या कर जाता है, किसी हाई ऊर्जा स्तर की क्लास में चला जाता है। तो देखिए क्या होता है, उन्होंने बताया नील्स बोर ने, यदि परमाणु को बाहरी रूप से ऊर्जा मिल जाए, यदि परमाणु को बाहरी रूप से ऊर्जा मिल जाए तो क्या होगा, यदि परमाणु को बाहरी रूप से ऊर्जा मिल जाए, उपयुक्त ऊर्जा मिल जाए, बाहरी रूप से यहां पर एक शब्द जोड़ देते हैं अपन, उपयुक्त ऊर्जा मिल जाए तो क्या होगा, तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। तो उसका यानी परमाणु का उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। उत्तेजित अवस्था में चला जाता है यानी अपनी कक्षा को, अपने ऊर्जा स्तर को छोड़ करके वो हाई लेवल एनर्जी स्टेट में चला जाता है। लेकिन वहां पर वो क्या करता है, केवल 10 की घात -8 सेकंड तक ही रुकता है और वहां से पुनः लौट करके अपनी निचली कक्षा में आ जाता है। यहां लिखेंगे आगे, किंतु वहां वह इलेक्ट्रॉन केवल 10 की घात -8 सेकंड रुककर पुनः अपनी निचली कक्षा में लौट आता है, पुनः अपनी निचली कक्षा में लौट आता है। तो देखिए जी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन परमाणु को जब बाहर से ऊर्जा मिली, एक उपयुक्त ऊर्जा मिली, तो सुटेबल एनर्जी मिलते ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ और उत्तेजित हुआ तो उसने क्या किया, अपनी क्लास को, अपनी कक्षा को उसने छोड़ा और अपनी कक्षा को छोड़ करके वो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके कहां चला गया, हाई लेवल यानी उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, उच्च ऊर्जा की जो कक्षा थी उसकी ओर वो गमन कर गया। लेकिन वहां वो ज्यादा देर नहीं रुक पाया, वहां वो केवल 10 की पावर -8 सेकंड तक रुका और वहां से वह पुनः वापस अपनी निचली कक्षा में लौट आता है। अब देखिए जैसे ही वो क्या करता है, निचली कक्षा में लौटता है, इस समय वह कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो देखो लौट आता है, इसी समय वह इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन
करता है। इस समय क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन, अपने कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो देखिए जैसे वो क्या करता है, उत्तेजित होकर के उस हाई एनर्जी लेवल में पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां पर कुछ समय 10⁻⁸ सेकंड रुक करके वापस अपने निचले कक्षा में लौट आता है। जब वो उच्च स्तर से वापस अपने निचले स्तर की कक्षा में आता है, तो इस कंडीशन में वह कुछ एनर्जी का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। आगे देखिए, तो ये तो अपना नील्स और बोर का परमाणु मॉडल। ये परमाणु मॉडल काफी हद तक सफल रहा, लेकिन इस मॉडल में भी कुछ कमियां थी। तो उन कमियों के बारे में, जो मुख्य कमियां थी, जो कंपटीशन के लिहाज से हैं, जो पूछी जाती है, उनके बारे में ही अपन यहां पर चर्चा करेंगे, जो कंपटीशन के हिसाब से हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कमियों की, तो सबसे जो मुख्य कमी इसकी वो यह है कि यह मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए ही सत्य है। यह मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए ही सत्य है। यह मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए ही सत्य है, यानी एकल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु हैं उनके लिए ही ये सत्य है। तो यह बोर मॉडल की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण कमी थी। जैसे इसमें अपन देखें तो ये आते हैं हाइड्रोजन, सोडियम, ये इसके अंतर्गत आते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम, ये इसमें आते हैं। इसके बाद में जो इसकी अगली कमी थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट कमी थी कि बोर के अनुसार परमाणु की कक्षाएं वृत्तीय होती हैं। बोर ने क्या बताया? बोर ने बताया कि परमाणु की जो कक्षाएं हैं वो कैसी होती हैं? सर्किल शेप की होती है, वृत्तीय होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। जबकि सोमरफेल्ड ने, जो कि इनसे आगे आए थे, सोमरफेल्ड ने अपने परमाणु प्रतिरूप में, अपने परमाणु मॉडल में बताया कि परमाणु की जो कक्षाएं हैं वो वृत्ताकार न होकर के कैसी होती है? दीर्घ वृत्ताकार होती हैं। अब मैं आपको यहां पर इनमें बताऊंगा अंतर कि वृत्ताकार और दीर्घ वृत्ताकार में क्या अंतर है। तो इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी कमी थी वो क्या थी कि सोमरफेल्ड जो साइंटिस्ट आए उनके अनुसार, सोमरफेल्ड के अनुसार परमाणु की कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार, सोमरफेल्ड के अनुसार परमाणु की कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार होती हैं, जबकि बोर ने इन्हें कक्षाओं को वृत्ताकार बताया था, जबकि बोर ने इन्हें वृत्ताकार बताया था। ध्यान से सुनिएगा। सोमरफेल्ड जो नेक्स्ट उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया, उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसकी जो एनर्जी स्टेट है, कक्षाएं या कोष है, वो दीर्घ वृत्ताकार होती है, एलिप्स होती है। एलिप्स बोलते हैं दीर्घ वृत्त को अंग्रेजी में, एलिप्स टाइप होती है। जबकि बोर ने क्या बताया कि ये सर्किल शेप में होती है, वृत्ताकार होती है। अब मैं आपको बताऊं तो देखिए, वृत्त तो होता है कुछ इस तरह से, ये तो होता है वृत्त, जबकि दीर्घ वृत्त होता है कुछ इस तरह से, जो अपना एग होता है, एग अंडा होता है, अंडे के शेप की तरह होता है दीर्घ वृत्त, और ये होता है वृत्ताकार। तो सोमरफेल्ड के अनुसार तो कक्षाओं का आकार ये था एलिप्स टाइप, दीर्घ वृत्ताकार, और बोर ने क्या बताया? इनको वृत्ताकार बताया था। तो ये भी बोर मॉडल की कमी थी। तीसरी जो कमी थी कि बोर मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर पाया। बोर मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रताओं की व्याख्या नहीं कर पाया। तो देखिए, बोर मॉडल की जो अगली कमी थी, जो तीसरी कमी थी,
मुख्य रूप से जो कमियां थी उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो बोर मॉडल की जो तीसरी कमी थी वो थी कि बोर मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर पाया। वो यह मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर पाया। ये इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट कमी थी जो एग्जाम में पूछी जाती है कि बोर मॉडल कौन सी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर पाया था। तो बोर मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर पाया था। इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी चौथी कमी क्या थी। बोर ने बताया कि नाभिक क्या है, स्थिर है, लेकिन नाभिक अपने कक्ष के परित घूर्णन करता रहता है। बोर ने क्या माना कि नाभिक क्या है, स्थिर है, जबकि सत्यता क्या है, नाभिक अपने कक्ष के परित घूर्णन करता रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा, बोर ने क्या माना कि नाभिक क्या है, स्थिर है। बोर ने माना कि नाभिक स्थिर है, जबकि रियलिटी क्या है, वास्तविकता यह है कि नाभिक अपने अक्ष पे घूर्णित रहता है। तो देखिए क्या बताया, नाभिक अपने अक्ष के परित घूर्णन करता है। तो बोर के अनुसार नाभिक स्थिर है। बोर के अनुसार नाभिक स्थिर है, जबकि नाभिक अपने अक्ष के परित यानी चारों ओर घूर्णन करता है। अपने अक्ष के परित घूर्णन करता है। तो सुनिएगा ध्यान से, बोर ने माना कि नाभिक क्या है, स्थिर है, जबकि वास्तविकता क्या है, नाभिक अपने अक्ष के परित अपने अक्ष के चारों तरफ घूर्णन करता है, यानी अपने अक्ष पे रहते हुए वो क्या करता है, चारों ओर घूर्णन करता है। तो बोर मॉडल की ये चौथी सबसे इंपॉर्टेंट कमी थी जो कि प्राय एग्जाम में पूछी जाती है। इससे आगे की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए राइट साइड में लाल रंग का जो बटन है सब्सक्राइब, उसको प्लीज प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिल सके। अपनी आगे की जो कक्षा होगी वो होगी मैथ की क्लास होगी, क्योंकि 3 कक्षाएं साइंस की हो चुकी हैं। अगली क्लास होगी मैथ की, यानी 3 कक्षाएं मैथ की, फिर 3 कक्षाएं साइंस की। तो अगली जो 3 क्लास होंगी वो किसकी होंगी, मैथ की होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अपने चैनल पे 9th और 10th क्लास के मैथमेटिक्स से संबंधित, भाई 9th में जैसे इस साल सिलेबस चेंज हुआ है, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम उससे रिलेटेड, और 10th की मैथ जो कि जो पुराने सिलेबस की आरबीएससी चल रही है वो, ये आपको वहां से मिलेगी। तो 9th और 10th की जो मैथमेटिक्स है वो रीट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वहां से उनको भी आप किसी भी टॉपिक को समझना चाहो तो समझ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.